Hey guys, I welcome you all to the अभ्युदय क्लासेस। आज हम लोग कंजंक्शन के फोर्थ पार्ट में हैं। सबसे पहले पिछला कुछ रिवाइज कर लेते, पिछले हमने क्या पढ़ा था। जब पहला सेशन आया तो हमने बात करी कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने जाना कि कंजंक्शन वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ते हैं, कंजंक्शन फ्रेजेस को जोड़ते हैं। यहाँ तक बात थी। कुछ एग्जाम्पल्स देखे और एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये समझा कि कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। और ये बात हमने एग्जांपल्स के थ्रू तो देखी थी, साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि जब हम सिंपलिस्टिक सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि ये बिगिनर लगता है, ऐसा लगता है कि इसको इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आती। और सीधी बात है कि जब अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा नहीं। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हमें क्या करना है, हमारा तो रिटन एग्जाम है। तो यहीं पे हमने बात करी थी कि हमें फंक्शनल लेवल पे चीजें सीखनी होती हैं। जब बात फंक्शनल लेवल पे आती है तो ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी सी अलग स्तर पे जाननी और समझनी होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बाद आगे बढ़े, काफी सारे एग्जांपल्स देखे, फिर हमने इनके टाइप्स को डिस्कस किया। टाइप्स में हमने दो टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने पहले सेशन में बात करी थी आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, जहाँ पे आपका इलेटिव कंजंक्शन था, एडवर्सेटिव कंजंक्शन था। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और हमने ये बात समझा कि दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से वो किसी की मदद करता है। कुछ ऐसा को समझाया था, वेरी गुड। अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होने के बाद हमने कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और हमने समझा कि कंजंक्शन और भी किस तरीके से मदद करते हैं। तो समझा कि भाई इसके अंदर तो टाइम जानना है, प्लेस जानना है, पर्पस जानना है ना। कुछ बातें हमने लास्ट सेशन तक करी थी। जब हमने टाइम की बात करी तो हमने व्हेन, व्हेनेवर जैसे वर्ड्स को यूज किया, सच एज टुडे यूज किया, टुमारो यूज किया, बिफोर यूज किया, और हमने देखा किस तरीके से वो मदद करता है। हमने यहाँ पे ये बात भी समझी थी कि कैसे स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उन्हें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगवा देंगे। तो हमें समझा कि नहीं, क्योंकि जो कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, वो स्टेटमेंट है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, और हम लोग व्हेन की वजह से लगा देते हैं व्हेन विल ही कम। तो वो जब हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट होता है तब सीखा जाता है, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं करते इंटेरोगेटिव फॉर्म में। सेम हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी सीखी थी, जहाँ पे हमने वेरेवर, वेयर जैसे वर्ड्स को यूज किया था। ओके, कहानी को आगे बढ़ाया था। फिर हम लोगों ने क्या समझा था, हम लोगों ने पर्पस को जानने की कोशिश करी कि कोई चीज़ किस लिए, तो हमने फॉर वगैरह के यूजेस देखे थे। अच्छा, पर्पस के बाद क्या देखा सर, हमने पर्पस के बाद देखा किस तरीके से हमको चीज़ों को ब्रॉडर वे में देखना होता है, और उसके लिए हमने कॉज और रीज़न की बात करी थी। और मैंने बताया था कि कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज और रीज़न होगा। तो ये कुछ बातें हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की लास्ट क्लास में करी थी। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आज हम लोग बात करेंगे कंडीशन की। तो आज की बातें भी ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अभी हमें कंडीशन जानना है और भी कोई चीजें होंगी उन्हें भी जानना है। तो सर जब बात आती है कंडीशन की, तो कंडीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो इसका सिंपल सा एक फंडा है, कंडीशन का मतलब है कि अगर ये होगा तो वो होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। मतलब अगर आप देखें तो किसी चीज के ऊपर किसी चीज की डिपेंडेंसी है। तुम सब्जी लाओगे तो खाना बनेगा, यदि तुम आओगे तो मुलाकात होगी। तो मतलब किसी चीज की किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मैं टेक्निकल वर्ड में नहीं सिखाता, मेरी स्टाइल है ही नहीं, मैंने आज तक ऐसे नहीं पढ़ाया। मैं हमेशा आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप डेली बेसिस पे बात करते हो। अगर आप ये फंक्शनल लेवल समझ गए तो सर यार रटना नहीं पड़ता, नहीं तो करते रहो जो करना है ना। ठीक है सर, तो ये कंडीशन की बात हो गई। कंडीशन में क्या होता है, सीधी बात है कि कुछ ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे इफ, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, अनलेस। घुमा फिरा के मतलब इनके वही होते हैं। इफ मतलब यदि, प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते। क्या होता है, लिख देता हूँ याद रहेगा। अगर आपके सामने कभी प्रोवाइडेड दैट मिल जाए तो समझ जाना इसका मतलब होता है बशर्ते। फिर इसी तरीके से सपोजिंग। अच्छा, सपोजिंग का यूज करते हैं भैया, कहते हैं ना सपोज कर लो, मतलब ऐसा मान लो।
तो ऐसी जगह हम सपोजिंग यूज करते हैं। अनलेस को भी यूज करते हैं जब कोई सिचुएशन है कि भाई मैं जब तक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक तुम ये काम नहीं कर लोगे, ये आपका अनलेस हो गया। अच्छा अनटिल लगा देता तो क्या सही होता? नहीं होता सर, क्योंकि अनटिल और टिल को हम लोग टाइम के पर्सपेक्टिव पे यूज करते हैं, तो अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज कर लेते तो वो चीज सही रहती। अच्छा तुम लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया? मैंने तुम सबसे बोला था कि मैं तुमको कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, लेकिन सारे वर्ड्स यू हैव टू सर्च इन गूगल, and if you haven't done so please go and just try to find it out. Otherwise what will happen, you will have just 4 or 5 words in your dictionary, and if examiner asks out of the syllabus then you are gone. चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, I asked her if her brother was at home। देखिए सर, मैंने बोला I asked her, आपको क्लॉज देखना है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी देखिए ये सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड कहीं पे है। अगर इसकी बात करी जाए तो आपको पता है एट होम कहाँ पे है, घर पे है, और ये पूरा का एडवर्ब ऑफ फ्रेज कुछ बनता है, कुछ बताया था मैंने कुछ दिन पहले जब मैंने आपको मुंबई वगैरह के एग्जाम्पल दिए थे। वेल ये आपका एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो टर्म लगी इफ को क्या बोलेंगे? यदि। अच्छा आई आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर वाज एट होम। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे भी देखो तो इसका मतलब की भी होता है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसका भाई घर पे है, तो आपने देखा कि मीनिंग थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। अब तुम कहोगे सर हम कैसे माने यदि होगा कि की होगा? भाई देखो हिंदी के हिसाब से चलोगे तो परेशान में रहोगे, इंग्लिश के हिसाब से चलोगे तो समझ जाओ कि भाई अगर इफ लग रहा है तो मतलब वहां पे कोई कंडीशन है। कंडीशन मतलब तुम ऐसे समझ लो कि यार घर तो आ जाऊंगा, तेरा बड़ा भाई होगा, ये कंडीशन हो गई ना, मतलब इस भाई की वजह से मैं नहीं आऊंगा, तो ये कंडीशन हो गई, ये वाला पार्ट है इंग्लिश में। इसीलिए इंग्लिश के तरीके थोड़ा समझने की कोशिश करो, बट ऑफ कोर्स मुझे हिंदी समझानी पड़ती है थोड़ी, क्योंकि रिलेट कर पाते हैं ना, नहीं तो फिर रटते रहो क्या ही मतलब रह जाएगा। उससे अच्छा तो किताबें पढ़ लो जाके। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में यूज कर दिया है ये सपोजिंग यू मिस द ट्रेन व्हाट विल यू डू। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे व्हाट विल यू डू सपोजिंग यू मिस द ट्रेन, नो इशू, आराम से लिख देते हैं, ठीक है। तो भैया अगर आपने ट्रेन मिस कर दी तो आप क्या करोगे? आप भैया यूज कर लोगे इस तरह से कंडीशन। अच्छा एक बात और है वो समझने वाली है, वो ये देखिए मैंने ऐसा इफ के साथ आपको एक चीज बताई थी कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। देखिए मैंने यू मिस यूज किया है, और आगे देखिए अब फ्यूचर पे चले गए, तो आप ये याद रखिएगा कि अगर कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड है तो आप उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। अब देखो मैं तुम्हारा कितना बड़ा सरदर्द दूर करता हूँ। आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं अलग से, और वहाँ दुनिया जहाँ की बातें बताई जाती हैं। सपोज लगता है तो ऐसे होता है, प्रोवाइडेड डेट लगता है तो ऐसे होता है, इफ लगता है तो ऐसे होता है, सिर्फ रटा दिया जाता है। अगर आप अब नोटिस कर पा रहे हो ये सारा का सारा खेल सिर्फ कंजंक्शन का है, अगर आपको कंजंक्शन अच्छे से आ गए तो सर कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने का कोई अलग से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मानना भी है मेरा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई चैप्टर नहीं होता, लोग इसको पढ़ाते हैं, क्यों नहीं होता यार? देखो एक सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट चैप्टर की बात करता हूं मैं, लोगों ने चैप्टर बना दिया है अपने हिसाब से। सब्जेक्ट है, अब सर सब्जेक्ट बनने की जो कैपेसिटी होती है वो किसके पास है? तो आपको पता है सर नाउन के पास होती है, प्रोनाउन के पास होती है। तो मतलब आपको पहले नाउन और प्रोनाउन अच्छे से आना चाहिए। अच्छा जब मैं वर्ब की बात करता हूँ तो वर्ब के अंदर क्या क्या होता है? सर वर्ब के अंदर एक तो खुद में वो वर्ब हो गई, वर्ब के बाद हमको टेंसेस पढ़ने होने चाहिए, टेंसेस अच्छे से आने चाहिए, तो हमें टेंस पढ़ना है। अच्छा वर्ब का और यूज कहाँ पे होता है? सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होता है। अच्छा वर्ब का यूज और कहाँ का होता है? सर मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई। अच्छा मॉडल ऑक्सिलरीज के अलावा अगर थोड़ी सी बात को और घुमा ले तो सर जेरेंड पार्टिसिपल भी वर्ब से ही कंफ्यूज करते हैं, तो हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। नरेशन हमें पता होना चाहिए। जब हमको इतना कुछ आएगा तभी तो हम अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पहली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया गया और आपने याद कर लिया। दिमाग लगा के देखो, आपने याद कर लिया। पहली क्लास में आपको भी ईजेएमआर थोड़ा सा आता था, वॉच वर आपने पढ़ा था, टीचर ने 2 एग्जांपल अच्छे से बता दिए, थोड़ा सा दिमाग आपका लगा, आपने कहा अरे मुझे तो सब आता है, इंग्लिश इज सो इजी। और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, रीजन भी आपका बेस में कुछ नहीं था।
आपको वो चैप्टर रटा दिया गया। इसी तरीके से जब प्रेपोजिशन की बात आती है तो लोग प्रेपोजिशन में क्या करते हैं, आएंगे पहली क्लास में प्रेपोजिशन पढ़ा देंगे। सर एक बात बताओ, प्रेपोजिशन का रिलेशन किससे किससे होता है? तो सर आपको पता चलेगा नाउन का नाउन के साथ होता है, प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ होता है। अच्छा, नाउन प्रोनाउन का भी होता है, तो मतलब बेसिकली हमें नाउन और प्रोनाउन अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, प्रेपोजिशन का यूज हमारे साथ एडजेक्टिव में भी होता है, एडजेक्टिव आना चाहिए। प्रेपोजिशन का यूज एडवर्ब में भी होता है, एडवर्ब के साथ भी आना चाहिए। तो बचा क्या? तुम इसी को देख लो ना, एट होम लगा है तो एडवर्ब भी तो बना दिया जा करके। तो जब तक हमारे ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे कैसे? नहीं, बस लेकिन हमें याद कर लेना है, और हम याद कर लेते हैं, पेपर में जाते, पेपर छोड़ो, हम मॉक टेस्ट भी देते तो हमारे मार्क्स नहीं आते। रीजन, रटाया गया है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हुई है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6-7 लेसन ले रहा हूँ मैं लगातार हर चैप्टर के। इसका मतलब कुछ डेप्थ में जानना जरूरी होता है। बात तो समझ में आ गई। बाकी कुछ चीजें तो बाय द टाइम ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। जैसे जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे चीजें और बेटर कर दूंगा, क्योंकि जब कंपैरिजन चलेगा धीरे धीरे और हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर वर्ब वाला पार्ट लूंगा तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी। अभी मैं बहुत ज्यादा क्यों नहीं लेके चल रहा, क्योंकि अभी आपको कंजंक्शन का आइडिया लग गया, इफ का, सपोज का। तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सीधे रिलेट करूंगा कि देखो मैंने कंजंक्शन में पढ़ाया। तो अगर आप मेरे पिछले सेशन गौर करें तो मैंने बात लगातार बोली है, देखिए मैंने आपको वर्ब में ऐसा कुछ पढ़ाया था और अब देखिए ऐसा यूज हो रहा है। ये बातें ध्यान रखने वाली होती है, तभी अच्छे से पढ़ाई होती है, सिलेक्शन होता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात समझ आ गई। अगला देखते हैं, ही विल बी पेनलाइज प्रोवाइडेड दैट, सॉरी मैंने यहाँ पे द लिख दिया है, प्रोवाइडेड दैट द चार्जेस आर प्रूव। तो भैया उसको पेनलाइज किया जाएगा। पेनलाइज का मतलब क्या होता है सर? सर पेनलाइज का मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर पैसे की या किसी तरीके की चीज लगा देंगे, भैया तुमको पनिशमेंट मिली है। ठीक है, यूजुअली जो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी में यूजुअली लोगों से पैसे लिए जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं छीन लिए जा करके। जैसे पुलिस ने आपको पकड़ा तो आपको पेनलाइज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको फिर एक्सट्रीम टर्म पे थोड़ा ले जाए तो फिर मार धाड़ भी होती, कूटते हैं पुलिस वाले सही से। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया, इसका मतलब होता है आपका बशर्ते। क्या होता है? बशर्ते। द चार्जेस आर प्रूव्ड। क्या है? चार्जेस प्रूव्ड है। अगर चार्जेस आपके सही पाए गए तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो ये इस तरीके की चीजें थी। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आएंगी। देखो आज मैं पहली बार शायद एक तरह का पूरा ज्ञान दे रहा हूँ रिलेट करके, क्योंकि जरूरी है, समय समय के साथ चीजें बतानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसको लिखिए, फिर मैं आगे की बातें करता हूँ। इसके बाद हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे, इसे जल्दी से लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन की, कि कंपैरिजन कैसे काम करता है। जस्ट होल्ड ऑन। देखिए जब बात
कंपैरिजन की आएगी तो आपको तुरंत एक बात तो याद आ रही होगी कि यार जब कंपैरिजन था तो एडजेक्टिव में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो याद आया सर, पॉजिटिव डिग्री पढ़ा था, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा था और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा था। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कंपैरिजन। अच्छा, बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं कंपैरिजन। सर कंपैरिजन नहीं होता, अब ध्यान से देखिए, इट्स कंपैरिजन। PA लिखा है, PRI नहीं लिखा। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है so as then, ये टर्म यूज करी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। This is not so easy as it looks. He is as good as his father. अच्छा, और क्या है? एक और लिखते हैं, he is smarter than रमेश। तो आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं। अब इनको भी एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। ऐसे एक छोटी सी कॉन्सेप्ट भी, उसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जब बात एज और एज की करी जाए, ठीक है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज किया जाता है। जब मैं बात कर रहा हूँ एज एज की। अच्छा, जब बात सो एज की करी जाए, क्या किया जाए? जब बात सो एज की करी जाए तो इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज किया जाता है। मतलब जब आप अपना एक्सप्रेशन नेगेटिवली दे रहे हो तो आप क्या यूज करते हैं? सर जी, आप यूज करते हैं सो एज। इज दैट अंडरस्टूड? और देन तो आपको पता है, जब एक से किसी दूसरे का कंपैरिजन किया जाए तो यूज करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एज के बीच में हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा। इसी तरीके से एज और एज के बीच में भी एक एडजेक्टिव आएगा, याद रखना। और एडजेक्टिव कौन सा आएगा ये भी आपको बता देता हूं। हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। क्या? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, ऐसा वैसा नहीं आएगा। इस बात को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिठा लो दिमाग में। किसका आएगा? पॉजिटिव डिग्री का। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट सो इजी एज इट लुक्स। ठीक है, तो दिस इज नॉट सो इजी। देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव की बात करी, तो यह इतना इजी नहीं है जितना कि दिखता है। तो भैया ये देखो, एज यूज किया, ये अब इजी पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री की क्या होती है सर? इजियर होती है। एंड सुपरलेटिव क्या होती है? इजीएस्ट होती है। एग्जामिनर आपको इसी जगह पे लाके कंफ्यूज कर देता है, वहां पे इजियर यूज कर देगा और आपको लगेगा यार कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन में तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है, लेकिन सर वो इसके साथ नहीं लगती है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आया ही इज एज गुड। अब देखिए यहाँ पे एज तो देखिए मैंने यहाँ पे गुड को यूज किया है। ओके, यहाँ पे भी देखिए आपका पॉजिटिव डिग्री है, एज इज फादर, ये उतना ही अच्छा है जितना किसके फादर थे। ठीक है, नाउ ही इज स्मार्टर देन रमेश। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किसका हो रहा है? ही का स्मार्टनेस पे हो रहा है और रमेश। तो भैया ही इज स्मार्टर देन रमेश, तो कौन रमेश है से ज्यादा स्मार्टर है? ही की जगह आप चाहो तो इसका नाम हिमेश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन को आप याद रखिएगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जब भी बात देन की आती है तो इसके साथ आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं।
देखो जिस तरीके से जिंदगी एक फैक्टर में नहीं चलती उसी तरीके से एग्जाम भी आपका एक फैक्टर पे निकलने नहीं वाला। आपको बहुत ही चीजें माइंड करनी होती हैं और सिंपल सा दिमाग लगाओ भाई। यहाँ पे ग्रेजुएट लड़के को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और आप सीधे एक ऑफिसर बन जाओगे तो कुछ तो आपसे एक्स्ट्रा मांगेगा ना, ऐसे तो इजीली नहीं मिल जाएंगी। इस बात को थोड़ा तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसको लिखिए, फिर मैं आगे की बातें करता हूँ प्लीज। चलिए अब बात करते हैं कंट्रास्ट की। आज ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कुछ विपरीत में बात किया जाए, ठीक है। जैसे अगर इसमें आता है although notwithstanding, ठीक है। ये कुछ शब्द आते हैं, जैसे आप एक और कह सकते हैं however, but। एग्जाम्पल की बात करें, although he is rich but he is dishonest। समझिएगा भी, रुकिएगा आराम से, सिर्फ देखना। दो he is hard working, he was not selected। However, government has to take action against WhatsApp। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपके साथ ऑल्दो यूज हो तो उसके साथ कभी भी आप बट यूज नहीं करते, आप यट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी, यहाँ पे लेकिन की बात नहीं है, फिर भी की बात है। और बट का मतलब लेकिन होता है,
फिर भी नहीं होता। हम लोग हिंदी में भी इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी। इसलिए याद रखना कि ऑल्दो के साथ हमेशा येट का यूज होता है, बट का यूज नहीं होता। एग्जामिनर आपको इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा। और अब होता क्या है कि स्पीड में हम लोग चलते हैं, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। पहले मान लो चीजें सही से पढ़ी नहीं और वैसा ही क्वेश्चन अगर आ गया तो मतलब खेल खत्म है, एग्जामिनर आपके मार्क्स वहाँ पे छीन ले जाएगा और 1 नंबर नहीं जाते। सर अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, गलत हो गया तो 1.25 मार्क्स जाएंगे। क्या बात को याद रखना। तो ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे 2 यूज किया, क्या मैं आगे येट यूज कर सकता नहीं किया। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और कॉमा को कई तरीके से यूज किया जाता है। कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, पॉज के लिए यूज किया जाता है। कुछ याद है? नहीं याद तो याद करो, समझ लो क्या है। अभी ऑफकोर्स मैंने आपको कॉमा वगैरह के यूज नहीं बताया क्योंकि आपके एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंस रखते नहीं, बट जो भी आपकी पंक्चुएशंस होती हैं, कॉमा वगैरह को पंक्चुएशंस बोलते हैं, तो जितनी भी आपकी पंक्चुएशंस होती हैं उनमें से 2-4 तो बहुत कॉमन है और उसके बारे में आपको जानना भी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। तो दो ही इज हार्ड वर्किंग ही वाज नॉट सिलेक्टेड। चलिए आगे है हाउएवर। हाउएवर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछले सेशन जाके देखिए। हाउएवर का मतलब मैंने आपको बताया था फिर भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट व्हाट्सएप, ऐसा कुछ खास था नहीं कॉन्ट्रास्ट में, बस इतना सा था कि भैया वो कुछ ऐसा है लेकिन ऐसा है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर बट आई कांट सेलेक्ट हिम। हो गया, ठीक है, आप लगा दो। मतलब जरूरी नहीं है, मतलब आराम से यूजेस करो, रटो मत, समझो किस तरीके से बात रखी जाती है, अगेंस्ट में जाना है तो वैसे। और वैसे बट बहुत पावरफुल वर्ड होता है। खैर इसको लेके फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। चलिए अब आगे आते हैं। अब मैं बात करूंगा थोड़ा कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। इतना समझो कि जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये हमेशा पेयर में चलते हैं। वैसे इससे रिलेटेड कुछ चीजें तो मैं करा ही चुका हूँ आपको पहले भी, आपको अगर नहीं कराई सर आप कैसे कैसे बात कर रहे हो, आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें स्टार्टिंग में कराई थी सर, बताया नहीं था क्योंकि बता देता तो थोड़ा सा दिक्कत में आते, आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। खैर देखते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं देखिएगा, ईदर और, नीदर, नॉर, not only but also, both and whether, or rather than, ठीक है। ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो आपकी चीजें पेयर में चलती हैं। किस में चलती है याद रखना है कि ये आपका पेयर में चलते हैं, मतलब अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा, अगर वो सेंटेंस अलाउ करता है। वैसे अकेले भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि अकेले यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं,
ईदर राम और रमेश इज कमिंग। नीदर मोहिनी नॉर मोहन इज गोइंग। They are both intelligent and powerful. अब मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ध्यान से। मैंने बोला इधर राम और रमेश, देखिए पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो या तो राम या रमेश आ रहे हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया कि सिंगुलैरिटी है, अगर सिंगुलैरिटी है तो सर वर्ब सिंगुलर होगी। ये बात समझ आ गई, क्योंकि दोनों में से एक हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा पेच है, इसको समझना। यहाँ लिखा है नीदर, ये लिखा है नॉर, तो नीदर नॉर हो गया, ठीक है। ना तो मोहन, इसमें ना तो ना, ठीक है, ना तो मोहन ना ही, सॉरी ना तो मोहिनी ना तो मोहन। अच्छा जी, तो ना तो मोहन ना तो मोहिनी ना तो मोहन हो गया। लेकिन अब क्या है कि दोनों ही नहीं आ रहे, तो अगर दोनों ही नहीं आ रहे तो या तो सेंटेंस को पूरी तरीके से खत्म कर दो, तो वो थोड़ा अजीब हो जाएगा कि सेंटेंस ही खत्म कर दिया तो बचेगा क्या। तो इसलिए हम उसको मान के चलते हैं कि वहाँ पे कोई एक है, और इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करी है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि तो कुछ भी ना हो तो हम लोग उसे सिंगुलर मान लेते हैं, नहीं तो फिर अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब किसके बेसिस पे लगाओ। अगर वर्ब नहीं होगा तो तुम किसी का टाइम कैसे पता लगा सकते हो, ये भी तो गड़बड़ है ना। और अगर तुम आर लगा दो तो यहाँ पे प्लूरलिटी तो है ही नहीं, तो प्लूरल वर्ब तो लगेगी नहीं, ये बात भी निकल के आती है, इसलिए याद रखना। आगे देखिए, दे आर बोथ इंटेलिजेंट एंड पावरफुल, समझने की कोशिश करना, बोथ इंटेलिजेंट एंड पावरफुल। आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे भी एडजेक्टिव आया, ठीक है। कहने का मतलब है कि भैया बोथ और एंड आ जाए तो जो चीज यहाँ पे होगी, मान लो अगर यहाँ पे नाउन होता तो फिर यहाँ पे भी आपको नाउन रखना पड़ता। ऐसा नहीं होता कि आप एक एडजेक्टिव और एक नाउन रख देते हैं। अच्छा, अब इसी बोथ का मीनिंग यहाँ पे कर दो, मैं कर देता हूँ दे बोथ आर इंटेलिजेंट एंड पावरफुल। क्या ये सही होता? क्या ये सही होता? सर सही तो होता, मीनिंग थोड़ी बदल जाती। कैसे? यहाँ पे समझ आ जाता मुझे सीधा सीधा कि ये दो लोग हैं, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंट है और पावरफुल है। लेकिन जब मैंने दे बोला तो सर आप ये श्योर नहीं है कि यहाँ पे दो लोग हैं कि दो से ज्यादा लोग हैं। बात को समझने की फिर से कोशिश करो। अगर मैं बोलता दे बोथ था तो भैया जो भी वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा वर्ब के पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होगा, सीधी सी बात है। सो दे बोथ आर का मतलब क्या निकल जाएगा कि भैया कहने का तो ये है कि दे बोथ आर, वो दोनों के दोनों। और लेकिन जब दे लगा है तो आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन है और इससे नंबर पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि दो लोगों की बात है। लेकिन जब हमने दे की बात यहाँ पे करी तो हमने ये बताया कि भैया बहुत जितने भी लोग हैं उनके अंदर दो क्वालिटी है कि वो एक और इंटेलिजेंट भी है और पावरफुल भी है। तो वहाँ पे दो क्वालिटीज की बात आती है। इज दैट अंडरस्टूड? छोटा सा फर्क है, इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल स्टडी, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इस बातों को ध्यान रखने की थोड़ी सी जरूरत होती है। एग्जामिनर में कैसा क्वेश्चन है सर, आप कभी परेशान नहीं होंगे, लेकिन आपको एक्यूरेटली समझ में तो आएगा सामने वाला आपसे कह रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, तो उसके बाद मैं आगे की बातें करता हूँ, कुछ और यूजेस देखते हैं प्लीज।
देखिए जल्दी से आगे आते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। मैं नो और नेवर की थोड़ी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। अब हम लोग थोड़ा सेक्शनली भी चीजें को देखेंगे, किस किस तरीके से चीजें काम करती हैं, क्योंकि अभी हमने टाइप्स में तो देख लिया कैसे इनके यूजेस होते हैं, कैसे हमको ध्यान देना होता है। ओके, अच्छा बर्डन तो नहीं लग रहा ना कि मतलब यार इतना मुश्किल होता है, बिकॉज मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे लेके चल रहा हूँ। ये नहीं हो रहा कि बस हाँ कुछ भी करा दिया, हल्का फुल्का हर चीज पे काम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी भी नो, नेवर या नॉट यूज हो तो उसके साथ अगर आगे कहानी जाती है तो आप और यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और यूज करेंगे। सिर्फ नीदर के साथ नॉर यूज होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, he has no relation or friends. He has a no relation or a friend who can सपोर्ट हिम। अब देखिए मैंने यहाँ पे नो के साथ और यूज किया है, ना यूज नहीं करते, या को दिया जाता है। चॉइस में ये बातें आती हैं, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। आगे एक एग्जांपल और देता हूँ, आई नेवर लिव्ड, इसके साथ स्टेड कर देते हैं, आई नेवर स्टेड देयर और इवन वेंट देयर। ओके, आई नेवर स्टेड देयर और इवन वेंट देयर। तो मतलब आप समझिए कि मैंने नेवर यूज किया यहाँ पे भी, और मैं यहाँ आ गया और के साथ। ठीक है, मैं वहां कभी नहीं रुका और ना ही मैं कभी वहां गया हूँ। बस इतना सा था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। नॉर क्यों यूज नहीं करते भाई, इसका कोई ऐसा मुझे हार्डकोर फॉर्मूला अभी तक मिला नहीं। मैंने मतलब आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स और काफ़ी सारी चीज़ें, बट इसमें कुछ चीज़ें मुझे मिली नहीं कि इसमें पूरा लॉजिक क्लियर हो। देखो लैंग्वेज में कई बार ऐसा होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ व्हाट आई थिंक फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही लार्ज ऑडियंस उस वर्ड को या उस तरीके को, सेंटेंस को यूज करना शुरू कर देती है, तो उसे सही मान लिया जाता है। जैसे अगर मान लो आज के टर्म पे मेरा नाम स्वतंत्र है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, तो हो सकता है इंग्लिश डिक्शनरी में इसको रख दिया जाए। तो जैसे संविधान इंग्लिश डिक्शनरी में आ चुका है, तो ये चीज़ें भी कई बार होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज ऑडियंस इसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो लोग उसे मान लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है। बिकॉज आई ट्राई फाइंडिंग, बट ऐसे कोई बहुत अच्छे लॉजिक इसके मिले नहीं, बस यही चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर मैं आगे की बातें करता हूँ, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। जल्दी लिखिए, फिर आगे की बातें भी देख लें।
अब बात करेंगे हम लोग अनटिल और अनलेस की, फिर उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे क्या है। अनटिल और अनलेस, तो भैया याद रखना कि इसके साथ कभी भी आप एक और नेगेटिव यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि दे बोथ आर नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। सो दे बोथ आर नेगेटिव इन नेचर, सो ट्राई टू अवॉइड डबल नेगेटिव। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे अच्छे से। I shall fail unless you help me. I shall go there until you come here. अभी बात समझिएगा, दोनों में फर्क क्या है। अनलेस यहाँ यूज किया है, अनटिल यहाँ यूज किया है, दोनों में फर्क क्या है? सर ये कंडीशन की बात है, ठीक है, काम के हिसाब से देख लो अगर तुम मेरी मदद नहीं करते। लेकिन अनटिल को यूज कहाँ किया जाता है? ये भी कंडीशन की बात है, लेकिन यहाँ पे टाइम का पर्सपेक्टिव है। इतनी सी बात है कि वहां जब तक वो काम नहीं होगा तब तक नहीं, मतलब मैं फेल हो जाऊंगा अगर तुम मुझे पढ़ाओगे नहीं। अच्छा, एग्जामिनर आपको यहाँ पे कैसे ट्रैप करता है, इस बात को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा आई शैल नॉट फेल अनलेस यू हेल्प, ठीक है। एक तरीका तो ये है, तो सर यूज होगा नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जामिनर क्या करेगा, आई शैल नॉट फेल अनलेस यू डोंट हेल्प मी, तो भी ये गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसलिए इन यूजेस को बिल्कुल भी नहीं करना, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जामिनर ऐसे ही ट्रैप करता है। आई शैल गो देयर अंटिल यू कम हियर, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जामिनर करना चाहे तो यहाँ पे नॉट लगा देगा, और अंटिल के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद भी लगा देगा। अच्छा, घूम फिर के तुमको एक बात तो समझ में आती है पूरी पूरी, वो बात ये है कि भाई ये पूरा एक क्लॉज है, ये पूरा एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, तो ये बात समझाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि ये कंजंक्शन है। अब तक इतनी बातें तो हो गई होंगी, वर्ड को देख के आप सबको ये आइडिया लग जाए कि ये कंजंक्शन है। ये बात समझ में आ जाती है तो क्लॉज को जोड़ने वाला पार्ट तो खत्म हो जाता है। अब हम उसके नेचर को समझना होता है कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो पर्पस पे बात कर रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट पे बात कर रहा है, वो टाइम पे बात कर रहा है, या वो प्लेस पे बात कर रहा है। ये बातें अब समझ में आ जाती होंगी। रिलेट करना पड़ेगा सर। अब आप एक काम करना, अगर जितने नोट्स तुम लोगों ने अभी तक बनाए हैं, जितने भी अभी तक बनाए, तुम एक बार रिवाइज कर लेना। तुम देखना अरे सेंटेंस तुम्हारे देखने का नजरिया बदल चुका होगा। पता कैसे चलेगा? स्टार्ट रीडिंग समथिंग एंड देखना कि तुम पहले उसे कैसे पढ़ते थे, अब उसे कैसे पढ़ते हो, एकदम नजरिया बदलता है, ठीक है। तो एक काम करिए, इसे लिखिए, फिर आगे की बातें देखते हैं क्या करनी है। चलिए एक यूज और देख लेते हैं रादर देन का, कि रादर देन कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग वोकैबुलरी को देखेंगे। अभी भी कुछ चीजें हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो उनके थोड़े नेचर बता रहा हूँ। वैसे रादर तो सिखा दिया तुमको,
रादर के साथ देन कैसे यूज करना, ये बातें देखनी रह गई। याद रखना, जब भी रादर देन की बात करी जाएगी, कभी भी करी जाएगी, तो आप हमेशा कंपैरिजन करोगे। क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन दो लोगों के बीच में करोगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई वुड रादर बाई अ कार देन अ बाइक। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई वुड, सॉरी मैंने बाइक की स्पेलिंग, आई वुड रादर गो आउटसाइड देन सिटिंग हियर। ओके, तो यहाँ पे दो बातें आ गई। अब इनको भी थोड़ा देखते हैं। आप नोटिस करिए, वुड रादर होता है, ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा आगे जब वैसी बातें करेंगे। अभी हमारा जो फंडा है उसको देखो, ये रादर है और ये देन है। अब देखिए कंपैरिजन किस चीज का है? कंपैरिजन है कार खरीदने का और बाइक खरीदने का। ठीक है, तो ये वाला कंपैरिजन है, तो उसकी बात करें कि भैया मैं कार खरीदना पसंद करूंगा ज्यादा, आई वुड रादर बाई अ कार देन अ बाइक, मतलब मैं कार खरीदूंगा ना कि बाइक। इस तरीके से मीनिंग इसका निकलता है। आगे देखिए, आई वुड रादर गो आउटसाइड। अब यहाँ पे देखिए, बाहर जाना और यहाँ बैठने के बीच में कंपैरिजन है। ओके, तो कंपैरिजन के अपने अपने तरीके होते हैं, और ये बहुत कंपैरिजन से कोई बच नहीं सकता। दुनिया जहां में हर चीज में कंपैरिजन होता है। वह छोटी सी बात थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर मैं वोकैबुलरी पे आता हूँ और वोकैबुलरी कर ली जाए। चलिए, अब हम वोकैबुलरी पे बात करेंगे। आज का वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। 2010 या 11 पे एक वर्ड आया था, सॉरी वर्ड नहीं था, गाना आया था, और कहते हैं कि उस गाने को सुन के बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। गाने का नाम था ग्लूमी संडे, और यही हमारा आज का वर्ड है, ग्लूमी। ग्लूमी का हिंदी मतलब होता है निषादपूर्ण। क्या होता है? निषादपूर्ण होता है, या इसे बोले फॉलिंग फीलिंग डिप्रेशन। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हो। जैसे ग्लूमी संडे की बात थी, वो जो गाना था, आप जाकर के गूगल करना, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। वैसे मुझे तो कभी उसमें लगा नहीं कि उसको लेकर के लोगों ने सुसाइड क्यों कर लिया, बट हो सकता है बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड लोग इस दुनिया में हो। तो ग्लूमी संडे का मतलब होता है फीलिंग डिप्रेशन या फिर निषाद, जो एक ऐसा बहुत दुख तनावपूर्ण जिंदगी जिसकी हो, उसके लिए यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स में एक तो आ जाता है आपका डिसअपॉइंटेड। ठीक है, क्या हो गया? डिसअपॉइंटेड। अच्छा, दूसरा आपका हो गया डिप्रेस्ड। दो वर्ड हो गए। एक और होता है आपका डाउनकास्ट, निम्न स्तर का। ठीक है, डाउनकास्ट को बोलते हैं। वेल, डिसअपॉइंट मतलब आपको पता है कि आप कुछ करना चाहते थे, आपको कर नहीं पाए, सामने वाले ने आपसे कुछ उम्मीदें करी थी, वो पूरी हुई नहीं, तो आपका डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। इवन ये आपके लिए भी हो जाता है कि आपने अपने से कुछ उम्मीद करी थी बट आप कर नहीं पा रहे, तो यूज कर लिया। डिप्रेस, अब आप सबको पता है डिप्रेशन मतलब होता है अवसाद, और डिप्रेस मतलब हो गया अवसाद।
ठीक है, कहते हैं ना आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। जैसे ये सब चीजें प्रॉब्लम करती हैं, तो कभी किसी के सामने ये मत बोलो कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, मैं मानता ही नहीं, ये सब बकवास की बातें नहीं सर होती हैं। किसी को नहीं पता होता वो कब डिप्रेशन में जा रहा है। तो अगर कोई आपके सामने आपका दोस्त वगैरह इस दिक्कत में है तो आप उसकी मदद जरूर करिए। तो उनका मतलब भी मैंने आपको बताया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए अगला वर्ड है स्पूरियस। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी कुछ नकली दवाइयाँ वगैरह सुनी होंगी। जैसे इस कोरोना में इतने घटिया लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने मतलब 35-35 हज़ार रुपये का ग्लूकोज बेच दिया है ना, रेमडेसिविर के इंजेक्शन में भर के। मतलब क्या ही बताए थे। तो एक वर्ड है स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस। ये स्पूरियस क्या है सर? स्पूरियस का मतलब होता है नॉट बीइंग, या हिंदी में बोलूं तो सीधे सीधे इसका मतलब होता है जाली। क्या होता है? जाली होता है। तो स्पूरियस मतलब हो गया जाली। अब तो जाली तो समझ में आ गई होगी, इसका मतलब होता है नकली, है ना। नकली मतलब भैया जो चीज जैसी है वैसी ना होकर के उसमें कुछ मिलावट करके परोस देना, वो उसका स्पूरियस होता है। अच्छा क्या इंसान जाली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नेचर वाइज हो सकता है। आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो नोटों के लिए यूज किया जाता है उसे बोलते हैं काउंटरफीट। क्या यूज करते हैं? काउंटरफीट। इसके अलावा फॉल्स, तो पता ही है आपको, काउंटरफीट मतलब जाली या डुप्लीकेट होता है। इसके अलावा एक होता है बोगस। बोगस का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनियां जिनका मतलब, जैसे मान लो कई बार आपने सुना होगा आईसीआईसीआई की जो चेयरमैन थी, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने कई बोगस कंपनियां बनाई थी। तो बोगस कंपनी का मतलब हो जाता है एक ऐसी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ कागजों में है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर देते हैं बोगस। ठीक है, तो इसका मतलब भी नकली होता है। जैसा मान लो बोल दिया बात बोगस है यार, तो मतलब ये बात बकवास है, इसका कोई सर पैर नहीं है, तो हम लोग उसके लिए यूज कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बस इतना सही है, क्या करोगे। चलिए एक्सपीरियंस जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताता हूँ। यूजेस ध्यान से रखना, ये नहीं कि तुम कुछ भी याद करके बैठ जाओ। चलिए अगला वर्ड ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला वर्ड देखते हैं हेल्पलेस। हेल्पलेस नहीं, कंफ्यूज मत होना। अगला वर्ड है आपका हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, भाग्यहीन। ठीक है, हेल्पलेस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, भाग्यहीन। अब तुम कहोगे सर हेल्पलेस का मतलब क्या होता है? वो नहीं बताऊंगा, वो तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, सो हेल्पलेस हो गया भाग्यहीन। सिनोनिम्स की बात करते हैं। अच्छा भाग्यहीन तो पता है ना कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है, उसे भाग्यहीन बोलते हैं। फैमिली पे डेथ हो गई, फेल हो गया, पैसे बिजनेस में लॉस हो गया, पैसे गिर गए, चोरी हो गई, इसे बोलते हैं हेल्पलेस। ठीक है, चलो सिनोनिम्स की बात कर ले जाए तो एक तो हो गया आपका कर्स्ड। क्या हो गया आपका? कर्स्ड। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा अनफॉर्चुनेट। और क्या हो जाएगा? लकलेस। और हो गया डूम। इसको समझना, मैं बताता हूँ। एक होता है कर्स्ड। कर्स्ड मतलब हो गया कि तुमने किसी को श्राप दे दिया, तुम श्रापित हो। ठीक है, एक मूवी नहीं है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, उसमें एक्ट्रेस कहती नहीं है डोंट कर्स मी। समझ आ गए? बस वहीं पे वर्ड यूज होता है अनफॉर्चुनेट। फॉर्चून का तेल खाया होगा, पिया नहीं होगा, खाने के साथ खाया होगा। तो उसी तरीके फॉर्चून का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा मतलब समृद्ध। अनफॉर्चुनेट मतलब हो गया, अन मतलब आपको पता है विदाउट टू होता है, और अनफॉर्चुनेट का मतलब भैया आपका लक काम नहीं करता। फॉर्चुनेट मतलब यू आर लकी, अनफॉर्चुनेट मतलब यू आर नॉट लकी। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। लकलेस सीधी बात है भैया, लक लगा है, लेस लगा है, लेस लग जाएगा मतलब कोई चीज कम। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम लेस यूज कर लेते हैं। जैसे केयरलेसनेस, ठीक है, केयरलेस। यहाँ पे लकलेस मतलब हो गया कि मतलब भाग्यहीन, लेस मतलब हीन होता है।
एंड डूम्ड, डूम्ड मतलब भी आपका मतलब खराब हो चुका है, ऐसे यूज किया जाता है। नाउ द वर्क इज डूम्ड, खराब हो गया, ऐसे यूज कर लेते हैं। खैर इसको लिखिए। देखो दिमाग में अगर आता हो कभी कि सर आप जो मीनिंग बताते हो किताब में नहीं मिलती, तो आपको ये भी बताते हो जो आप सोच रहे हो सकता है मुझे ना मिलती हो, क्योंकि एक वर्ड को कई तरीके से यूज किया जाता है, कई जगह पे यूज किया जाता है। और सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता होता है, एक जैसा नहीं होता, ये बात याद रखना प्लीज। लिखिए। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज थ्राइव। थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना। मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं खूब सारे, तो तुम ग्रो करोगे ना, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, थ्राइव मीन्स टू ग्रो, आगे बढ़ना। इज दैट अंडरस्टूड? इनके सिनोनिम्स की बात कर लीजिए। सिनोनिम्स में हो गया आपका बर्जियन, दूसरा ग्रो, ग्रो विगोरसली, और डू वेल। वेल अगर आपको याद हो तो मतलब वेल इस पहले तो इसको समझ लो। कुछ लोग इसे बोलते हैं बर्जॉन, इसे बर्जॉन नहीं, इसे बोलते हैं बर्जियन, ठीक है। तो बर्जियन मतलब होता है बढ़ना, लेकिन तेजी से। जैसे मान लो कि जंगली पेड़ देखें बहुत तेजी से फैलते हैं, तो ऐसी जगह पर हम बर्जियन यूज करते हैं। आप पैसे कमा रहे हो और आप रोज के 1-1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो भी वहां पे मतलब वो बर्जियन फॉर्म है। आगे आता है ग्रो विगरसली। आपको याद है मैंने विगरसली, रिलीजियसली, रिगोरसली कुछ शब्द आपको कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, है ना। तो मतलब ग्रो तो कर रहे हो, लेकिन बहुत तेजी से कर रहे हो, बहुत तेजी से कर रहे हो, रोज के रोज तुमने 200 पेज पढ़े हैं, तो ये आपका हो जाएगा ग्रो विगरसली। उसके बाद होता है डू वेल। तो डू वेल का मतलब होगा कि अच्छा करना, बस इतना सा है। ट्राई मतलब फलना फूलना, इसका मतलब टू ग्रो हो जाता है। सेंटेंस बनाने की आप कोशिश करिए, प्लीज लिखिए। देखो अब इतने मीनिंग बता देता हूँ तो इतनी उम्मीद तो आपसे कर ही सकता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका होर्ड। क्या है? होर्ड। होर्ड, होर्ड का मतलब क्या होता है सर? होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब क्या इकट्ठा करना भैया? पैसे इकट्ठा करना, सामान इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ये आपका होर्ड होता है। अच्छा, इनके सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका स्टोर, स्टॉक अप, ठीक है, या आप बोल सकते हो हीप अप। वेल ये जो स्टॉक अप और हीप अप है, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेजल ये दोनों के दोनों फ्रेजल वर्ब है, इस बात को थोड़ा याद रखना। जब भी आपकी वर्ब और प्रेपोजिशन साथ में आ जाए तो वो फ्रेजल वर्ब बनने का काम करते हैं। स्टॉक अप का मतलब होता है सामान को एक जगह पे बहुत मतलब मात्रा में रखना, और हीप अप का मतलब भी वही होता है, चीजों को एक जगह कलेक्ट करके रखना। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टॉक अप एंड हीप अप। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का आखिरी वर्ड देखते हैं। चलिए लिख लिया, आगे आते हैं। आज का आखिरी वर्ड है इंड्यूस। इंड्यूस मतलब होता है मनाना। मनाना मतलब जैसे मान लो मम्मी नाराज हो गई तो आप जाकर के मना रहे हो, मैया मोरी मैंने माखन खायो क्या, तो आपका इंड्यूस हो गया। गलती कर दी, पापा को मना रहे हो, गर्लफ्रेंड को मना रहे हो, वो आपका इंड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस के बाद आपके सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो आपका हो गया परसुएड,
कन्विंस, अर्ज, इनकरेज। आपके सामने जो वर्ड्स थे इनको लिखा मैंने। तो बात को समझने की कोशिश करिए। परसुएड को यूज कब करते हो? परसुएड मतलब होता है मनाना। बट मनाना कैसे? जैसे मान लो आपसे आपको अपनी टीम में किसी को लेना है। जब आप किसी को लेना चाहते हैं तो भैया आपको उसको मनाना पड़ेगा। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, दोनों कन्विंस होंगे। तो बेसिकली आपको उसकी ज्यादा माननी पड़ेगी, तभी तो मना रहे हो ना। उसके बाद कन्विंस, काफी लोग इसको ना गलत तरीके से यूज करते हैं। बात बताता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना उसका भत्ता मिलता है, जिसे हम बोलते हैं हम लोग डियरनेस अलाउंस, ठीक है। वेल या ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे बोल दो। तो कुछ लोग बोलते हैं हमें कंपनी से कन्विंस मिलता है। सर कंपनी से कन्विंस नहीं मिलता, कन्वीनियंस मिलता है, ठीक है। वो कन्वीनियंस होता है, कन्विंस नहीं होता। कन्विंस मतलब बनाना होता है, आपने किसी को कन्विंस कर लिया, अपनी बातों में ले आए उसे। अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करना भी होता है, और इनकरेज मतलब बढ़ावा देना होता है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। कंजंक्शन का काफी बड़ा हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको करना क्या है, पिछले सेशन जाके अच्छे से देखना, इस सेशन को भी देखना। जो भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।